नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 मई के महत्वपूर्ण समसामयिकी के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और जीके के जो टॉपिक हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। यह वीडियो स्पेशल एसएससी, रेलवे, बैंक और जहां पर करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए अपने साथ पेन, कापी और नोटबुक साथ लेकर बैठें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। तो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कामयाबी तक, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। आपकी आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, यही कुछ समय है कुछ करने का, इसे आप खोना नहीं है। कि आप जो आपका समय चल रहा है उसे आप खोना तो आप निश्चित ही एक न एक दिन निश्चित ही कामयाब होंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। 5 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्न। तो पहली जो न्यूज़ रही है वो रही है अपॉइंटमेंट से, नियुक्ति से। सभी खबर आज मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली खबर निकल के आई। तो पहली खबर है संगीता सिंह को सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सीबीडीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सीबीडीटी क्या होती है। सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्ति हुई है, वो संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1964 को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन संगीता सिंह बनी हैं। चेयरमैन अध्यक्ष बनी है सीबीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। तो दूसरी खबर है एनआरएआई द्वारा जयदीप कर्माकर को राष्ट्रीय मुख्य राइफल कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय मुख्य राइफल कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका उत्तर होगा जयदीप कर्माकर को नियुक्त किया गया है। जयदीप कर्माकर को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनआरएआई की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मुख्य राष्ट्रीय राइफल कोच के रूप में जयदीप कर्माकर को नियुक्त किया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो यह 1951 में इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो रणिंदर सिंह हैं। तीसरी खबर है इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार वाली खबर है। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं तो प्रधानमंत्री का जो सलाहकार बना है वो तरुण कुमार बना है। यह हिमाचल प्रदेश के आईएएस हैं और पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। और इन्होंने हरिरंजन राव का स्थान इन्होंने लिया है। तो चौथी खबर है नरेश कुमार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न कैसे बनेगा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक कौन नियुक्त किए हुए हैं तो इसका उत्तर होगा नरेश कुमार, ट्रिपल स्टार वाला हो जाता है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है तो यह उत्तराखंड में स्थित है जिसके नए निदेशक नरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। और इसके वर्तमान सीईओ हैं वो हैं शंकर पांडे, जिम कॉर्बेट टाइगर के सीईओ। तो पांचवी खबर है
राजीव रंजन को मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा राजीव रंजन। कौन है? राजीव रंजन को मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने उससे पहले मृदुल सागर मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष थे। मौद्रिक समिति के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 6 मेंबर होते हैं जो आरबीआई गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 3 मेंबर इसमें नामित किए जाते हैं सरकार के द्वारा। अब हम जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का श्री शक्तिकांत दास आरबीआई के चेयरमैन हैं और राजीव रंजन इसके उपाध्यक्ष हैं और माइकल देवात्रे पात्रे भी इसके उपाध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या खबर बनी है। पहली खबर बनी है, IRDA बीमा कंपनी को BFSI क्षेत्र में संपत्ति का 30% तक निवेश जारी करने की अनुमति दी है। तो BFSI क्षेत्र में संपत्ति का कितने % निवेश करने की अनुमति दी गई है? तो इसका उत्तर होगा 30%। अगली खबर है, HDFC लाइफ संयुक्त राष्ट्र के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता बन गया है, जिम्मेदार निवेश के लिए समर्पित सिद्धांत। तो हस्ताक्षरकर्ता कौन बना है जिम्मेदार निवेश के लिए? तो ये बना है HDFC लाइफ संयुक्त राष्ट्र। अगली खबर है, चौथी खबर है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फिडीपे ने यस बैंक के साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फिडीपे ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा यस बैंक के द्वारा समझौता किया गया है। फिडीपे के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2017 में हुई। इसका हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में है और इसके सीईओ मानन दीक्षित हैं। पांचवी खबर है, श्रीलंका ने भारत के साथ ईंधन के लिए 200 मिलियन की ऋण सीमा का विस्तार किया है। तो ईंधन के लिए 200 मिलियन ऋण सीमा का विस्तार किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। आपातकालीन ईंधन स्टॉक की खरीद के लिए श्रीलंका ने भारत के साथ $200 मिलियन की क्रेडिट लाइन बढ़ा दी है। 4 शिपमेट मई 2022 में आने वाले हैं। मार्च 2022 में दर्ज 18.7% से अप्रैल में श्रीलंका की कुल मुद्रास्फीति बढ़कर 30% हो गई है। बिजनेस से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर है, ओपन शीर्षक वाला न्यूबैक स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है। तो भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? तो इसका उत्तर होगा ओपन शीर्षक वाला न्यू बैंक स्टार्टअप 100वां यूनिकॉर्न बना है। याद रखें, न्यू बैंक स्टार्टअप 100वां यूनिकॉर्न बना है। तो अब बात करते हैं राष्ट्र से क्या खबर बनी है। इम्पोर्टेंट खबर है, पहली ही ट्रिपल स्टार वाली है। कोची शिपयार्ड भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिकल पोत का निर्माण करेगा। तो भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिकल पोत का निर्माण कौन करने वाला है? तो ये करेगा कोची शिपयार्ड। बंदरगाह, नौवहन और राजमार्ग मंत्रालय कोची शिपयार्ड लिमिटेड कोची केरल में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिकल जहाज़ों का निर्माण करने के लिए तैयार है। कम तापमान वाले प्रोटीन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल, जिसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वेसल कहा जाता है, उसकी लागत लगभग 17.50 करोड़ रुपए की होने की उम्मीद है। लागत का 75% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो दूसरी खबर है, इम्पोर्टेंट है दूसरी खबर भी। नेट ग्रिड बेंगलुरु परिषद का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नेट ग्रिड बेंगलुरु परिषद का उद्घाटन अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। तो केंद्रीय और गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड बेंगलुरु परिषद का उद्घाटन किया है, जो आधुनिक दिनों के
दिनों के अपराधों को रोकने की मदद करेगा। तो नेट ग्रिड क्या है? यह आधुनिक अपराधों को रोकने की एक नई पद्धति है। तो भारत निरंतर उन्नयन के लिए एक अंतर्निहित तंत्र होना चाहिए। देश के भीतर किए गए विभिन्न अपराधों के तौर तरीकों को एक डेटाबेस तैयार करेगा। यह 11 केंद्रीय एजेंसी सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के लिए उपलब्ध होगा। प्रौद्योगिकी भागीदारी सीडेक्स पुणे की रहेगी इसमें, और योजना प्रबंधक जो हैं इसके IIT भिलाई है। तो तीसरी खबर क्या है? भारत कौन फिल्म बाजार के लिए सम्मान का आधिकारिक देश होगा? तो याद रखें, फिल्म बाजार के लिए सम्मान का आधिकारिक देश कौन सा है? तो ये है भारत। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। कौन फिल्म बाजार के लिए सम्मान का आधिकारिक देश कौन सा है? तो ये है भारत। 17 मई से 25 मई 2022 से होने वाले कौन फिल्म मार्केट में भारत का सम्मान आधिकारिक देश होगा? अंतर्राष्ट्रीय खबर क्या है? तो नाटो अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रेपियंस 2022 पोलैंड और 8 अन्य देशों के शुरू हुआ। तो याद रखें, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रेपियंस 2022 किसके मध्य हुआ है? तो पोलैंड और 8 देशों के मध्य युद्ध अभ्यास है, नाटो युद्ध अभ्यास। यह युद्ध अभ्यास 1 मई से 27 मई 2022 के मध्य आयोजित किया जाएगा। एक्सरसाइज स्विफ्ट रेपियंस एक वार्षिक अमेरिका सेना यूरोप और अफ्रीका बहु-शस्त्रीय प्रशिक्षण अभ्यास है जो इस साल पूर्वी यूरोप, आर्कटिक, हाई नॉर्थ, बैल्टिक और बाल्कन में होता है। अभ्यास पोलैंड में शुरू हुआ है और 8 अन्य देश को आयोजित किया जाएगा। अमेरिकी सशस्त्र बलों की 5वीं कोर अभ्यास की कमान के लिए जिम्मेवार है। तो अब हम बात कर लेते हैं, नए नाम बदले हैं। राजस्थान के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया है। तो मियाँ का बड़ा का रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? तो इसका नाम रख दिया है महेश नगर हाल्ट। और यह कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बालोतरा इलाके में मियाँ का बड़ा का नाम रेलवे स्टेशन का नाम बदल के महेश नगर हाल्ट रख दिया है। अब बात कर लेते हैं कुछ बदले हुए रेलवे स्टेशनों के नाम। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया है। फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में, उसका नाम अयोध्या कैंट रख दिया है। इलाहाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश, इसका नाम प्रयागराज जंक्शन रख दिया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन रख दिया है। झांसी रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में, उसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया है। मुंदईदीही रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में, उसका नाम बनारस स्टेशन रख दिया है। हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में, उसका नाम सिद्धारूढ़ शिवाजी रेलवे स्टेशन रख दिया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में, उसका नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख दिया है। पतलपानी रेलवे स्टेशन जो इंदौर में, उसका नाम तैंतिया भील रेलवे स्टेशन रख दिया है। और केवड़िया रेलवे स्टेशन जो गुजरात में, उसका नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया है। तो अगली खबर है समिति और मीटिंग और कॉन्फ्रेंस से। समिति और मीटिंग और कॉन्फ्रेंस से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर है, मुंबई में भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया जाएगा। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ है बिल्कुल। भारतीय सेना और सॉफ्ट पावर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा मुंबई के अंदर। परिषद फिल्म निदेशक शेखर कपूर ने मुंबई में भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर नामक एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। किसने किया? एक शेखर कपूर के द्वारा किया गया है। दूसरी खबर है, ट्रिपल स्टार वाली खबर है दूसरी भी, गंगटोक में स्मार्ट सिटी क्रांति पर संगोष्ठी का आयोजन
तो स्मार्ट सिटी क्रांति का संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गंगटोक में किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गंगटोक सिक्किम की राजधानी पूर्वोत्तर राज्य के शहरी विकास स्मार्ट सिटी क्रांति पर एक संगोष्ठी को संबोधन किया है। स्मार्ट सिटी क्रांति का संबोधन सिक्किम की राजधानी गंगटोक में किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। सपोर्ट से क्या न्यूज बनी है? तो पहली न्यूज है, हर्षदा शरद गरुड़ ने जूनियर विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखें, जूनियर विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप ने हर्षदा शरद ने स्वर्ण पदक जीता है। हर्षदा शरद गरुड़ ग्रीस के हरालिक्योन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। उन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम का भार उठाया और जिसने स्केच में 70 किलोग्राम की क्लीन एंड जर्क 83 किलोग्राम शामिल था और पीरियड पर शीर्ष पर रही। तुर्की के, ये याद रखें, तुर्की के बेक्टास कासू ने रजत पदक जीता है। तो तुर्की के बेक्टास कासू ने कौन सा रजत पदक जीता है? और मालदोवा के तेरोडोरा लुमिनिसिया हिनुकू ने कांस्य पदक जीता है। तो ट्रिपल स्टार वाली हो जाती है। जूनियर विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप ने हर्षदा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण पदक जीता है। दूसरी खबर है, जूनियर यूनिवर्सिटी बनी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चैंपियन। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चैंपियन कौन बनी है? तो ये जैन यूनिवर्सिटी बनी है। जैन यूनिवर्सिटी 3 मई 2022 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का विजेता बना है। विश्वविद्यालय की टीम 22 स्वर्ण पदक जीते हैं जैन यूनिवर्सिटी में, और 7 रजत पदक जीते और 5 कांस्य पदक जीते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो बेंगलुरु में आयोजित हुए थे उसमें जैन ने जीता है। याद रखें, जैन ने 20 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर जीते हैं और 5 इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के बारे में बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 24 अप्रैल को बेंगलुरु में शुरू हुआ और 3 मई को समाप्त हुआ है। तो कब हुए हैं? 24 अप्रैल से 3 मई के मध्य बेंगलुरु में शुरू हुए हैं। 189 विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाला लगभग 3800 प्रतिभागियों ने 20 खेल विषयों में भाग लिया है। इस संस्करण के 2 स्वदेशी खेल योगासन और मल्लखंब को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में 142 विश्वविद्यालयों ने पदक जीते हैं, जिसमें से 71 कम से कम स्वर्ण पदक जीता है। अब हम जान लेते हैं क्या किसकी रैंक रही। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जैन यूनिवर्सिटी नंबर 1 रही, जिसने 20 गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 सिल्वर मेडल जीते हैं, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और 32 इसमें टोटल पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पर रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, 17 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं और 19 ब्रॉन्ज है और 51 है, क्या है, 51 रहे हैं कुल पदक। पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर रही है 15 गोल्ड के साथ, 9 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 48। और हम बात कर लेते हैं हमारे हरियाणा की 5वें नंबर पर रही है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसमें 14 गोल्ड जीते हैं, 14 ही सिल्वर जीते हैं और 13 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल जीते हैं 41। याद रखें भाई, 14 14 13। अगली खबर है 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग भारत के बाद 2022 में शुरू की जाएगी। तो 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग भारत में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह भारत में की जाएगी। कब की जाएगी? 2022 में। अपनी तरह की पहली 5x5 प्रो बास्केट लीग, जिसमें 12 टीम शामिल होंगी, को बाद में 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अभी हमारा खबर है साझेदारी और पार्टनरशिप से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर
आलोक स्कोंच ने संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त घोषणा पर माननीय प्रधानमंत्री ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जर्मन के हैं, चांसलर आलोक स्कोंच के साथ किए हैं। दूसरी खबर है, भारत जर्मनी में त्रिकोणीय विकास सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो त्रिकोणीय विकास सहयोग पर हस्ताक्षर किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और जर्मनी के मध्य हुआ है। और संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किन किन दो देशों के मध्य? भारत और जर्मन के मध्य। तीसरी खबर है, भारत और जर्मनी में वन परिदृश्य पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वन परिदृश्य की आशय पर संयुक्त घोषणा के हस्ताक्षर किन दो मध्य देशों के हुए हैं? तो भारत और जर्मनी के मध्य हुआ है। चौथी खबर है, NGSL ने केन्या में फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली खबर है, महत्वपूर्ण दिवस से क्या खबर बनी है? इम्पोर्टेंट है भाई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। तो इम्पोर्टेंट है भाई, 3 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रही है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेग। वर्ल्ड अस्थमा दिवस भी 3 मई को मनाया जाता है और विश्व अस्थमा दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अस्थमा 31 मई है, तो विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं 31 मई और 3 मई को। अब फेस्टिवल और इवेंट से क्या खबर रही है? सत्यजीत रे फिल्म महोत्सव 2 से 4 मई 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। तो सत्यजीत फिल्म महोत्सव कब से कब आयोजित किया जा रहा है? 2 से 4 के मध्य आयोजित हुआ है। स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश से क्या न्यूज बनी है? छत्तीसगढ़ ने 100 सार्वजनिक सेवाओं को डोर स्टॉप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मिलान योजना शुरू की। तो मुख्यमंत्री मिलान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब मुख्यमंत्री मिलान योजना के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र बघेल ने मुख्यमंत्री मिलान योजना, जिसे मित्र के लिए खड़ा है, की शुरुआत की है और जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसी शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। तो पायलट के आधार पर अब हम बात कर लेते हैं वन लाइनर प्रश्न है। तो 2 मई 2022 को किसे 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? तो ये जीता है केरल के द्वारा। अगला प्रश्न, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये है नीति आयोग का। हाल ही में किस केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संगीता सिंह को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिस्ट स्टैचू बनकर तैयार हुआ है? तो ये हुआ है ब्राजील में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये की है असम में। आपसे रिक्वेस्ट है, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और शेयर भी कर दें। अब हम बात कर लेते हैं, चर्चा में रहा टॉपिक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें भारत पिछले वर्ष 142वें स्थान पर रहा और अब की वर्ष भारत इसमें 150वें स्थान पर 8 अंकों के नीचे फिसल के आ गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है बिल्कुल खबर। अब बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में इसमें 197वें स्थान पर है, श्रीलंका इसमें 146वें स्थान पर है, बांग्लादेश इसमें 162वें स्थान पर पहुँचे हैं। यह रैंकिंग कुल 180 देशों की निकाली गई। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर रहा, डेनमार्क इसमें दूसरे स्थान पर रहा, स्वीडन इसमें तीसरे स्थान पर और एस्टोनिया इस पर चौथे स्थान पर, फिनलैंड इसमें 5वें स्थान पर रहा है। नेपाल वैश्विक रैंकिंग में 76वें स्थान पर पहुंच गया है। रूस को इस रिपोर्ट में 155वें स्थान पर रखा गया है। तो आपको इसमें बेस्ट 2 बातें याद रखनी होंगी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 150वें स्थान पर। और दूसरा, कितने देशों की रैंकिंग है? 180 देशों की। और पहले स्थान पर कौन रहा? ये आपको याद रखनी पड़ेगी, नॉर्वे रहा है।
तो हम जीके में बात कर लेते हैं। जीके में आज हमारे हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पड़ता है मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना 1955 में हुई। फिर है मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस नहीं, मानस राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है हमारे असम में। फिर है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में, 1959 में इसकी स्थापना। अंकारिस राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, 2004 में इसकी स्थापना हुई। डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ये मध्य प्रदेश में, 2010 में इसकी स्थापना। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है और 2018 में इसकी स्थापना हुई। मधुकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल में पड़ता है, 2003 में इसकी स्थापना। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा में पड़ता है, 2003 में इसकी स्थापना। साउथ वटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, 1987 में इसकी स्थापना। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 1992 में इसकी स्थापना। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 1983 में इसकी स्थापना। नटंकी राष्ट्रीय उद्यान, ये नागालैंड में पड़ता है, 1993 में इसकी स्थापना। मल्लोन राष्ट्रीय उद्यान, ये गोवा में पड़ता है, 1978 में इसकी स्थापना। फांगफुली ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये मिजोरम पड़ता है, 1992 में इसकी स्थापना। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में पड़ता है, 1991 में इसकी स्थापना। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में पड़ता है, 1977 में इसकी स्थापना। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में पड़ता है, 1986 में इसकी स्थापना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पड़ता है, जिसकी 1978 में स्थापना। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, 1984 में स्थापना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में पड़ता है और 1977 में इसकी स्थापना। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पड़ता है, 1982 में इसकी स्थापना हुई। अब हम जिला नियोजन समिति क्या होती है। संविधान के अनुच्छेद 243 घ में जिला नियोजन समिति गठित किए जाने का प्रावधान है। तो जिला नियोजन समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो यह 243 घ में है। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर समिति की संरचना निर्धारित करता है। जिला नियोजन समिति का कार्य जिला स्तर पर पंचायतों व नगरीय निकायों की योजनाओं को समेकित करना और जिले के समग्र विकास के लिए योजना बनाना होता है। अब बात कर लेते हैं जीके में लॉर्ड रीडिंग, उनका जीवन कार्यकाल रहा 1921 से 1926 के मध्य। क्या क्या घटना घटी इनके। चोरा चोरी की घटना जो 5 फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। केरल में मोपला आंदोलन 1921 में हुआ। 1910 में प्रेस एक्ट, 1919 में रॉलेट एक्ट की वापसी। फौजदार कानून संशोधन अधिनियम, कपास पर उत्पादक शुल्क की समाप्ति लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की भी स्थापना लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1923 में हुई। 1923 में ICS की परीक्षा क्रमशः दिल्ली और लंदन में कराने का निर्णय लिया गया। अकाली आंदोलन व गुरुद्वारा एक्ट 1921 और 26 के मध्य दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना भी लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुई। अब बात करते हैं अगला वायसराय है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, 1916 से 1921 के मध्य। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा पृथक होम रूल लीग की स्थापना। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में, यह भी चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में रहा। मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917 में भी। भारत सरकार अधिनियम 1919 भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। रॉलेट एक्ट भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। जलियांवाला की हत्याकांड 1919 में भी इसके कार्यकाल में घटी। असहयोग खिलाफत आंदोलन भी इनके कार्यकाल में घटा। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सेंट्रल कमीशन की नियुक्ति 1917 में चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई। बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु 1920 में 1 अगस्त को हुई। MP सिन्हा बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी प्लेटफॉर्म पर, और हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर,
कू ऐप पर, मौज ऐप पर, और हमारा कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल है, और जो ग्रुप है उसका नंबर है, आप हमें इस पर ज्वाइन कर भेज सकते हैं, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। डेली आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नंबर है 98027772 व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पे हमें मैसेज करें और आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए सभी को